तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आप लोगों की क्लास मान के चलिए डेली आएगी और आने वाले मंडे से यानी सोमवार से आपकी जो क्लास है वो 11 बजे वाले टाइम पे आएगी, यानी अपने पुराने टाइम पे जो है वो सोमवार से हम लोग चलाएंगे क्लास को। आज आपका पॉलिटी का सेशन है और ये मान के चलिए अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं भी देखी है, यहाँ से अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन पुरानी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी आप लोग कंप्लीट कर लेना, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ। कल भी आपकी पॉलिटी की वीडियो आएगी और उसके बाद 2 दिन आपकी इकोनॉमी की क्लासेज आएंगी। संडे को हम लोग लाइव क्विज करेंगे और लाइव क्विज में आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन में पूछूंगा। उत्तराखंड जिला सीरीज आप लोगों को 4 बजे मिलना है मेरे साथ, हम लोग उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज के मैं सेशन की शुरुआत करता हूं जिसका नाम है संघ की कार्यपालिका। देखिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। समझाने की जिम्मेदारी मेरी, समझने की आपकी। बहुत सीना चौड़ा करके चलने लग जाओगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट हो, न वो गलत होगा न उससे संबंधित फैक्ट गलत होंगे। आपको सिर्फ मेहनत करने से मतलब होना चाहिए और सिलेक्शन तो आप क्या हर कोई लेगा जो पढ़ रहा है, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन निश्चित होगा मेरे साथ साथ आप चलिए। देखिए, संघ की कार्यपालिका, इस शब्द का मतलब कार्यपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। अब एक ही दिन में सब चीज समझ आ जाएगा ये उम्मीद मत करना, धीरे धीरे। सरकार का एक अंग होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जो विधायिका वो होती है, यानी जो कानून बनाने का काम करती है, यानी जो लॉ बनाती है उसको बोलते हैं विधायिका। एक दूसरी बॉडी होती है जो उनको लागू करती है, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। और एक तीसरी बॉडी होती है जो न्याय का काम करती है, उसको बोलते हैं न्यायपालिका। वो सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। और दूसरा शब्द लिखा है संघ। संघ का मतलब यहाँ पे केंद्र से समझिए, यानी केंद्र मतलब राज्य, ऊपर सेंटर से समझिए। देखिए, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर कौन से होते हैं, सेंटर होता है, यानी केंद्र जिसको बोलते हैं। उसके नीचे स्टेट होते हैं और उसके नीचे जब आप आते हो तो यहाँ कौन सा आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत और नगर पालिका वगैरह सब आती है, ठीक है। नगर निगम, पंचायत, ये इस टाइप से। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, केंद्र से, यानी संघ से कर रहे हैं। तो संघ की कार्यपालिका का मतलब है कि सेंट्रल लेवल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, देखिए आप जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे टर्मिनोलॉजी क्या क्या आएगी। पहला हम लोग इसको पढ़ेंगे राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति क्या है, कैसे चुना जाता है, क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर उपराष्ट्रपति, ऐसे ही लेके चलना जैसे करा रहा हूं, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर आएगा हमारा प्रधानमंत्री, पीएम, प्लस उसकी मंत्री परिषद, यानी उसकी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जिसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। और चौथा चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी का मतलब अटॉर्नी जनरल, यानी जो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। भारत सरकार के सबसे बड़े सरकारी वकील को बोला जाता है महान्यायवादी, ठीक है। तो हम लोग इतनी चीजें पढ़ेंगे और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति। और हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, राष्ट्रपति से। देखिए, लगभग 40 मिनट की वीडियो हो सकती है और आप लोग इसको बड़े प्यार से तैयार करना, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत मजा आएगा, समझ के पढ़ना, ज्यादा भागने की कोशिश मत करना, ठीक है। राष्ट्रपति टेक्नोलॉजी यानी प्रेसिडेंट, हमारा टॉपिक ही क्या है, राष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति होगा, इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम आज इसको कंप्लीट करेंगे इसके संवैधानिक प्रावधान, यानी जो इसके संविधान में है, यानी भारत के संविधान में जो हमें दिया है, एक तो संवैधानिक। उसके अलावा हम अन्य चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अन्य के अदर क्या क्या आएगा, इसकी क्या क्या कार्यपालिका शक्ति होती है, कानून बनाने के पार्ट में क्या शक्ति होती है, परामर्श वगैरह किससे ले सकता है, वो सब देखेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रेसिडेंट वाला, आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा लेवल इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, संवैधानिक से करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये हमारा संविधान कहता है, ये स्टडी विथ योगेश नहीं कह रहा, ये हमारा संविधान कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और वो अनुच्छेद अपने आप में 52 है, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया। ये आपको देखना, एक भी अनुच्छेद नहीं पढ़ना है जो मैं बताऊं ना, ठीक है। मतलब आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है कि 52 में राष्ट्रपति को कहा गया, 53 में ये है, 54 में ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि भारत में एक राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 52 में कहा गया है। और ये जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, भारत में राज्य का प्रमुख होगा। सब बताऊंगा, ध्यान से देखना, अभी शुरुआत हो रही है सिर्फ, ठीक है। ये क्या होगा, देखो, राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख लिखो,
भारत में राज्य का प्रमुख, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत में राज्य का प्रमुख मतलब जो भारत है उसकी जो सीमा है, वहां जो लोग रहते हैं उनका प्रमुख जो होगा, पहला व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा कौन कहता है? संविधान कहता है। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है कभी पूछता है तो सीधे सीधे बताना राष्ट्रपति होगा। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है पूछता है तो राष्ट्रपति। यानी इसका क्या मतलब होगा? पॉइंट लिखो आप सीधे सीधे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। लिखो, राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी हमारा जो संघ है, हमारा जो सेंटर है, उसकी जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो भी कार्य होंगे वो सेंट्रल लेवल पे किसके नाम पे किए जाएंगे? राष्ट्रपति। आपने बहुत से सरकारी गैजेट वगैरह देखे होंगे, उसमें लिखा होता है राष्ट्रपति महोदय इसकी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यानी राष्ट्रपति के नाम पे होगा और उसकी सारी शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। और वो इसको या तो खुद यूज करेगा इस पावर को, या वो अपने द्वारा अपने सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो सब समझाऊंगा, धैर्य रखना। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है कहेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र की होती है, यानी ये कोई आपका एक प्रकार का रोबोट टाइप का पद है राष्ट्रपति का। वो वास्तविक शक्ति जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। नाम मात्र की शक्ति किसमें निहित होती है? हमारा राष्ट्रपति में। और ये है आर्टिकल 53 में, यानी अनुच्छेद 53 में। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या कहा गया? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति। और इसका प्रयोग कैसे करेगा? प्रयोग लिखो, इसका प्रयोग वो कैसे करेगा? यूज इसको स्वयं ऑब्लिक अधीनस्थ के माध्यम से, यानी जो सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, अधीनस्थ के माध्यम से इसका क्या करेगा? वो प्रयोग करेगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तीसरी चीज, ये तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है और भारत का पहला नागरिक होता है। तो अगला पॉइंट लिखो, भारत का पहला नागरिक। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं, जल, थल और वह तीसरा, ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, यानी जो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। अब सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति एक पद है हमारे देश में और वो जो पद है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो सीधा सीधा आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। लेकिन कभी पूछ दिया कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, आगे से लगा होगा वास्तविक, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। हम जब टॉपिक में पहुंचेंगे मैं बता दूंगा। और ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। और ये इसका प्रयोग या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ कोई अधिकारी चुनेगा, उसके द्वारा उसका यूज करवाया जाएगा। और भारत का पहला नागरिक होगा, साथ ही साथ तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब सबसे पहले आता है इसका मजेदार चीज, इसका निर्वाचन कैसे होता है। इसको आप लोग सीधे सीधे नोट कीजिए, ठीक है। देखिए इसका निर्वाचन कैसे होता है। पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, अभी तक तो हमने खाली एक राष्ट्रपति पद होता है, हमने बता दिया केंद्र सरकार में होता है और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन वो चुना कैसे जाएगा? सबसे पहली चीज हेडिंग डालिए, निर्वाचन। यानी इसका निर्वाचन कैसे होना है। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से। इसको ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। और निर्वाचन की जो सारी प्रोसेस है वो नेक्स्ट आर्टिकल यानी आर्टिकल 54 में बताई गई है। आपको आर्टिकल कुछ भी नहीं पढ़ने, खाली लिख दो इसको। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे पूछता है तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। इसका सीधा सीधा मतलब है आप या मैं राष्ट्रपति को वोट देने नहीं जाएंगे। यानी अगर हम डायरेक्टली खुद इसके पद को वोट देते तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मतलब इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन हमें तो वोट देने का अधिकार नहीं है। जनता को जहां पे डायरेक्ट जिस पद पे वोट देने का अधिकार नहीं होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा, वो किसी अन्य लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, उसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो अब बात आती है कि यार अप्रत्यक्ष है तो आखिर इसको वोट कौन देगा।
पहला क्वेश्चन यहाँ पे से इसका यही आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक गण होते हैं यानी जो वोट देने वाले होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसमें लिखिए निर्वाचक गण, यानी इसको वोट कौन लोग देंगे, ये ध्यान से देना। इसको वोट देने वाले 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। पहला लिखोगे इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी हमारी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट में 2 सदन है, एक को लोकसभा बोला जाता है, एक को राज्यसभा बोलते हैं। वो टॉपिक में आएगा, सब समझाऊंगा। लोकसभा में ऐसे लोग होते हैं जिसको हम चुन के भेजते हैं यानी सांसद, और राज्यसभा में कौन होते हैं, जो राज्यों के द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। राज्यों से अलग अलग नंबर सेलेक्ट किया गया है, उत्तराखंड से 3 लोगों को भेजा जाता है। ऐसी अलग अलग स्टेट के दूसरा सदन अपर हाउस राज्यसभा होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आपको सिर्फ इसके निर्वाचक गण में लिखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना, निर्वाचित को हाईलाइट कर दो, निर्वाचित सदस्य। इस शब्द में ही बेहोश होते हैं लोग बाग, जो निर्वाचित शब्द गायब दिखता है उनको। तो निर्वाचित को हाईलाइट करना है पहली चीज। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हर राज्य की विधानसभा होती है राज्यों में, जहां आप लोग विधायकों को चुनते हैं, वहां जो आप लोगों ने निर्वाचित किए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित को हाईलाइट करो, इसमें भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित को इसमें भी हाईलाइट करना है। और तीसरा लिखोगे दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली प्लस पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित। इसको भी निर्वाचित को हाईलाइट करोगे। देखो, इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी वोट नहीं देता है। हमारी सदन है, पार्लियामेंट है, वहां हम लोग जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों सदनों में, यानी जिसका निर्वाचन होता है, जिनका इलेक्शन होता है, वो लोग वोट देते हैं। अब आप कहोगे सर निर्वाचित को हाईलाइट क्यों करवाया? वो इसीलिए करवाया क्योंकि वहां राष्ट्रपति कुछ अदर मेंबर को मनोनीत करता है, यानी उनको सेलेक्ट करता है। 12 सदस्यों को, कहा राज्यसभा में सुना होगा आपने, इसके अलावा एंग्लो इंडियन वगैरह भी सिलेक्ट होते हैं लोकसभा में, तो उनको तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर राष्ट्रपति मनोनीत करेगा तो हो सकता है अगले इलेक्शन में उसी को वोट देते हैं, उनको लगेगा यार हमें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, हम इसी बंदे को वोट देते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, ये कहा कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, राष्ट्रपति के निर्वाचित गण में कौन कौन सम्मिलित होंगे? तो आपका दिमाग सीधे इतना होना चाहिए, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लिखा होना चाहिए, मनोनीत नहीं देंगे। राज्य के विधानसभाओं के, विधान परिषद नहीं कहा मैंने, राज्य में भी 2 सदन होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। उसमें सिर्फ लोअर हाउस यानी विधानसभा, यानी जहां आप लोग विधायकों को चुनते हैं, उसके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, वहां मनोनीत या एंग्लो इंडियन वगैरह नहीं देंगे। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी विधानसभा है, उसके भी निर्वाचित सदस्य हम लोग इसमें क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो ये आप लोगों के यहाँ पे कौन देंगे वोट। अगर आपको दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिख नहीं रहा लिखा हुआ, मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये इसका निर्वाचक होता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ये पूछेगा आपसे इसमें वोट कौन कौन देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगली चीज आती है, बाई चांस कभी, ये आप लोग नोट कर लीजिए, कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन चल रहा और इलेक्शन चलते समय किसी भी राज्य की विधानसभा का टाइम पीरियड ओवर हो गया, विघटित हो गई वो, तो उस समय क्या वो लोग वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। यानी किसी राज्य का विधानसभा ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया या वहां की सरकार गिर गई, विधानसभा भंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो लोग वोट नहीं देंगे, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अब देखिए अगली चीज आती है, इसकी निर्वाचन कैसे होता है, आखिर क्या प्रोसेस है हमारी। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, ठीक है। और ये जो निर्वाचन की रीति है ये बताई गई है आर्टिकल 55 में। किस में बताई गई है? 55 में। हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं, ठीक, निर्वाचन की रीति। अब देखिए निर्वाचन की जब रीति होती है, कैसे ये प्रोसेस होती है, हम लोग को ये माना गया है कि जो वोट होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वो ऐसा होना चाहिए कि जितने भी राज्य हैं, राज्य टोटल सबके सब राज्य, उनका इक्वल लगभग वोट जाए वहां हर राज्य का। और साथ ही साथ, अब इक्वल का मतलब ये हुआ कि प्रतिनिधि समान रूप से उसको मिले, और साथ ही साथ जो संघ है यानी केंद्र है, यानी जहां से सांसद वोट देते हैं और जो संघ के सांसद होते हैं, प्लस सभी राज्यों का जो वोट होता है वो भी लगभग क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ये संविधान कहता है। अभी क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूं। निर्वाचन की नीति में लिखो आप लोग, राज्यों प्लस, ये माना गया कि राज्यों प्लस राज्य तथा संघ, यानी सभी राज्यों का, जितने भी राज्य हैं उनका, प्लस जितने राज्य हैं और जितना हमारा केंद्र एक जहां सांसद वोट देते हैं, यानी संघ का प्रतिनिधित्व समान रहे, का
अभी बताता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा। प्रतिनिधित्व समान रहे, समान रहे, ये हमारी एक प्रकार की थ्योरी होती है। अब इस लाइन को आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मतलब इस लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं अभी बताता हूँ ये कैसे होता है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें वोट कौन देता है? विधायक लोग देते हैं, निर्वाचित, साथ ही साथ सांसद लोग देते हैं। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो पूरे देश के लिए, यानी हर किसी का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक पद है। तो ये माना गया कि वो इक्वलिटी उसमें दिखे, यानी हर विधायक के वोट की वैल्यू। अब देखो, उत्तराखंड छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे विधायक की वैल्यू हो सकता है अलग आए। यूपी बड़ा स्टेट है, वहाँ विधायकों की वैल्यू अलग आ जाएगी। एक सिक्किम जैसा भी, जहां एक दो विधायक, दो चार विधायक, एक आध सांसद है, वहां वैल्यू अलग आ जाएगी। तो ये माना गया, एक फॉर्मूला रख दिया गया कि जो जनसंख्या है हर राज्य की, उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग वोट की वैल्यू तय हो। राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट एक ही होगा, उसकी कुछ वैल्यू रखी जाएगी। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने ये कर दिया। देखिए, अब आप सबसे पहले जैसे विधायक वोट देते हैं, सांसद वोट देते हैं, तो विधायक के वोट का वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग लिखो विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य, यानी किसी भी राज्य का कोई विधायक है उसका वोट का वैल्यू क्या होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में। वो टोटल हम देखेंगे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, किसी राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, इसको डिवाइड कर देंगे उस राज्य की विधानसभा होती है जहां हम लोग विधायकों को चुन के भेजते हैं, वो कितने विधायक भेजे जाते हैं, यानी विधानसभा में निर्वाचित, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यहां पे निर्वाचित लिखा है मैंने, निर्वाचित सदस्य, ये करोगे, यानी राज्य की टोटल जनसंख्या देखा जाएगा, उस राज्य में राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य देखा जाएगा, इसको इंटू कर दोगे 1/1000 से, यानी 1/1000, ये इसका फॉर्मूला होता है। बाई चांस उत्तराखंड के राज्य की कुल जनसंख्या सपोज 100 है, यानी 100 लोग रहते हैं, और यहाँ पे विधानसभा में अभी तो 70 है, सपोज 5 लोग हमारे क्या होते हैं, विधायक चुन के भेजे जाते हैं, इंटू कर देते हैं हम इसको 1/1000 से, कितने, सपोज ये 1000 था, ठीक है, यानी ये 1000 था या 2000 था, या इसको ऐसा करो 500 कर दो, 500 कर दो इसको, ये 500 कर दिया आपने, ठीक है, जनसंख्या 500 है, यहाँ पे 5 विधायक हैं, इसको तो ये क्या हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपने 1 कितना कर रखा है, 1000 किया हुआ है, तो जैसे ही 1000 करोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से ये कट गया, ठीक है, कितने टाइम, 2 टाइम 5/10, तो 1/10 अपने आप में एक विधायक की वोट की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हर स्टेट का निकालेंगे, और स्टेट का निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे, देख लेना कि ये यूपी का भी ऐसे ही निकलेगा, सिक्किम का भी ऐसे ही निकलेगा, मणिपुर का भी ऐसे ही निकलेगा, तो आप लोग वो देखिए इस प्रकार से वैल्यू आएगी। अब बाई चांस यूपी है, यूपी से सपोज जनसंख्या वहां कितनी है, 5000 है, वहां विधायक चुन के जाते हैं, उनके विधानसभा में 50, इसको इंटू कर दोगे 1/1000 से, तो जो भी वैल्यू आएगी, आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, वो एक विधायक की वोट की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हर पूरे राज्यों में जितने राज्य हैं, जितने भी विधायक चुन के जाते हैं, हर विधायक की वोट की वैल्यू ऐसे निकालोगे। अब ध्यान रखना, ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं ये 1971 के हैं, ठीक है, 1971 के फिक्स किए गए हैं, और 2026 तक ये ऐसे ही रहेंगे, 2026 के बाद ये क्या होंगे, रिवाइज होंगे, ठीक है। तो ये जनसंख्या के जो आंकड़े लिए जाते हैं 1971 के हैं, 2026 के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब दूसरी चीज आती है, तो सांसद के वोट की वैल्यू क्या होगी, विधायकों की तो ऐसे निकलेगी, सांसद भी तो वोट देंगे, यानी जो मेंबर ऑफ, जो ऊपर होते हैं, कहां, सेंटर पे होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, तो उस सांसद के वोट की वैल्यू देखो, सांसद का मत मूल्य कितना होगा। सांसद का क्या करेंगे, जब वोट वैल्यू निकालेंगे, जितने भी राज्य हैं, पूरे 28-29 जितने भी हमारे स्टेट हैं, दिल्ली वगैरह पुडुचेरी को मिला के, वहां के विधायकों की वोट की कुछ वैल्यू आएगी सबकी, जैसे उत्तराखंड के विधायकों की वैल्यू आएगी, उसके बाद यूपी के, उसके बाद हरियाणा, सब जगह के स्टेट हैं, हर विधायक के वोट की वैल्यू आएगी, उसको जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे संसद में टोटल कितने निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा में जितने जाते हैं 543, उसके बाद राज्यसभा में 233 के आसपास, इन सब को जोड़ के डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद सांसद के वोट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यानी क्या लिखोगे, सभी राज्यों के विधायकों की वैल्यू, सभी राज्यों के विधायक के वोट मूल्य, ठीक है, यानी हर राज्य के विधायक हैं उन सबको जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे संसद के टोटल सदस्य, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, यानी कितने हम लोग कुल निर्वाचित सदस्य भेजते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य,
तब जाके एक विधायक और एक सांसद के वोट की वैल्यू आएगी। यानी विधायक की वैल्यू इतनी होगी एक वोट की, और सांसद के वोट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, विधायक और सांसद के वोटों की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगली चीज आती है कि इसका इलेक्शन होने लग गया। अब होगा क्या, इलेक्शन। ये तो हमने पता चल गया कि इनकी वोट की वैल्यू क्या होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो देते हैं, सांसद जो देते हैं, विधायक जो देते हैं। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, वो देखिए आप। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। इसको बोला जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी या हस्तांतरणी मत प्रणाली। अभी बताता हूं। ठीक है, क्या होता है निर्वाचन, आनुपातिक, इसको लिख लेना, प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल, कहीं संक्रमणी लिखा होगा, कहीं हस्तांतरणी लिखा होगा। ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, यानी एकल संक्रमणी या एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली के द्वारा इसका इलेक्शन होता है। अब देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लिख लो आप प्रोपोर्शनल से, मतलब रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली को इंग्लिश में सिंगल ट्रांसपेरेंट, यानी क्या हो रहा है, हस्तांतरण होता है। ठीक है, वोट सिस्टम, यानी सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम, एकल संक्रमणी मत प्रणाली या सिंगल मतलब एकल हस्तांतरण मत प्रणाली, जो भी लिखा होगा वो एक ही चीज होती है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणी मत प्रणाली। अब उलझने वाली चीज यही है, यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए अब इसका निर्वाचन का पता तो चल गया आपको, इस तरीके से होता है। अब यही चीज उलझाने वाली होती है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है, आपको मैं सीधे सीधे समझाता हूं कि ये चीजें होती क्या हैं। देखिए अब एक किसी राज्य की विधानसभा से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक विधानसभा है, सपोज उत्तराखंड की ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 100 सीटें उस विधानसभा में, सिर्फ समझने वाली है। ठीक है, यानी 100 विधायक हम चुन के भेज सकते थे। अब यहाँ पे जनसंख्या का अनुपात सपोज ऐसा है, 60% सपोज यहाँ पे हिंदू रहते हैं, ठीक, 30% सपोज यहाँ पे मुस्लिम हैं, और 10% सपोज यहाँ पे अदर है। ये हमारे पूरा कम्युनिटी है, और ये मान के चलते हैं कि हिंदुओं का वोट हिंदुओं को पड़ रहे, मुस्लिम के वोट मुस्लिम को, अदर कम्युनिटी के अदर। ये हम एक प्रकार का पोलराइजेशन मान लेते कि इसी प्रकार से चल रहा है। अब होगा क्या, अब 100 सीटें हैं, अगर हम मानते हैं कि हर कम्युनिटी अपने को दे रही, तो बताइए तो इन 100 सीटों में हिंदू कम्युनिटी को कितना % वोट मिलेगा, सीधे सीधे बताइए। 60% है तो 60% हिंदू कम्युनिटी को क्या मिलेगा, वोट। और सीटें कितनी मिल जाएंगी, 100 में से 60 सीटें हिंदुओं को मिल जाएगी, ये आप लोग मानते हैं। दूसरा, मुस्लिमों को कितने % वोट मिल रहे हैं, 30% मिल रहे हैं मुस्लिम को 30, लेकिन इनके कैंडिडेट कितने पहुंचेंगे जीते हुए, एक भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 60% से अधिक वोट तो यहां पड़ गया सीधे सीधा। तो यहां तो आप देखो 30% वोट मिलने के बाद सीटें कितनी हैं, 0 है। अदर कम्युनिटी कितनी है, 10%, सपोज इनको 10% वोट मिलते हैं, सीट फिर भी कितनी जाएगी, 0 जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी कहां है, 60%, यानी अधिकांश वोट कहां चलेंगे, 60। लेकिन जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनके वोट तो खत्म हो गए, वोट देने के बाद भी उनका कैंडिडेट तो पहुंचा ही नहीं, प्रतिनिधित्व तो पहुंचा ही नहीं उनका। तो राष्ट्रपति का एक पद है, राज्य का प्रमुख है, हर किसी का, हर चाहे किसी भी कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, हर किसी का वो रिप्रेजेंटेशन करता है, वो राष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन करने वाला पद है। तो ये माना गया है कि उसका जो मत सिस्टम होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पे होगा। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब बताता हूं आपको क्या होता है। बहुत से देशों में 2 प्रकार से चलता है। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता क्या है, आनुपातिक, ठीक है, जो भी लिखा है, इसमें 2 सिस्टम चलते हैं। एक चलता है आपका लिस्ट सिस्टम, क्या चलता है, लिस्ट सिस्टम चलता है, कुछ देशों में है। और दूसरा जो इसके अंदर चलता है वो होता है हेयर सिस्टम। क्या होता है वो, हेयर सिस्टम। और इसी हेयर सिस्टम को बोला जाता है अपने आप में ये एकल संक्रमणी मत प्रणाली। जो सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम मैंने लिखा रखा है उसको हेयर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि हेयर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उसको सबसे पहले इजाद किया था, इसीलिए उसको हेयर सिस्टम भी बोलते हैं। जो अभी आपने एकल संक्रमणी मत प्रणाली लिखा रखी है। लिस्ट सिस्टम में क्या होगा कि एक लिस्ट बनी होती है, एक पार्टी अपने, जैसे 100 सीटें हैं वहां पे, ठीक है, तो वो क्या करती है, 100 कैंडिडेट के नाम चाहे तो दे देगी और जनता में पर्चे दे देगी। यानी
इलेक्शन कमीशन वहां पर्चे बंटवा देगा और उस लिस्ट सिस्टम में लोग क्या करेंगे, अपनी चॉइस देंगे कि मैं ये चाहता हूं कि ये पार्टी बने, दूसरा कहेगा कि मेरे हिसाब से ये बने, तीसरा कहेगा मेरे हिसाब से ये बने। तो ओवरऑल 100 सीटों में से देखेंगे पब्लिक में कि कितने % लोग ये चाहते हैं कि इस पार्टी के इतने मेंबर बने। सपोज हिंदू कम्युनिटी थी, वहां पे 60% लोगों ने कहा कि हमें ये कैंडिडेट थे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है 60 सीटें किसको मिल जाएंगी, हिंदुओं को मिल जाएंगी। 30% मुस्लिमों ने कहा कि हमारे उससे कैंडिडेट ये होना चाहिए, तो 30 सीटें मुस्लिमों को मिल जाएंगी, और 10 अदर ने कहा तो 10 सीटें, यानी अल्पसंख्यक होते हुए भी उनको क्या मिला, रिप्रेजेंटेशन मिला। इसको बोला जाता है लिस्ट सिस्टम। तो यहां एक से अधिक पद थे, यानी 100 पद थे। भारत में राष्ट्रपति का मात्र एक पद होता है, इसलिए यहां लिस्ट सिस्टम नहीं चलता। भले ही लोकसभा और राज्यसभा में यहां पे क्या है, एक आपने जो वोट सिस्टम सुना होगा, जैसे जिसको ज्यादा वोट मिले, सपोज ये 60 मतलब एक आपने ये सुना होगा, सपोज 100 वोट कहीं पे पड़े, ठीक है, 100 वोट में से एक कैंडिडेट को मिले अपने आप में 40 वोट, दूसरे को मिले 35, तीसरे को मिले 30, और टोटल कितना हो गया, और एक को मिले 5, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन जीतेगा, यानी कौन पद पे पहुंचेगा जिसको 40 वोट मिले। बाकी सबको जोड़ो तब इस 40 से तो ज्यादा है, लेकिन जीता कौन, यानी आपका विधायक कौन बना, 40 वाला। इसको बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी उस नंबर को पा लिए है उसने, यानी इन सबसे ज्यादा नंबर लाया तो वो जीता माना गया, जबकि इससे ज्यादा वोट ये सबके हैं, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि हमारा लोकसभा और राज्यसभा में चलता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिए। तो हमारा हेयर सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम न चल के हेयर सिस्टम में क्या होगा, यानी सिंगल ट्रांसपेरेंट, आपका जो वोट है, कैंडिडेट अगर आपका नहीं जीतता है तो आपका वोट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा, दूसरे कैंडिडेट की ओर चला जाएगा, उसको बोलता है सिंगल यानी एकल हस्तांतरित मत प्रणाली। अब मैं आपको समझाता हूं वो क्या होता है, ठीक है। यानी अनुपात में आपके वोट क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये सबसे बड़ी चीज है इस राष्ट्रपति के इलेक्शन में समझने के लिए। अब हमें क्या करना होता है, हमने सांसद के वोट निकाल दिए, हमने विधायकों के निकाल दिए, और हमने जो वोट है उसको बोला जाता है कोटा, यानी एक निश्चित नंबर आपको वोट का प्राप्त करना होगा, उसको बोला जाता है कोटा। तो लिख लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु कोटा, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु कोटा। कोटा मतलब कि कितना आपको वोट चाहिए जीतने के लिए। इसका एक फॉर्मूला लगाया जाता है, इसको बोला जाता है कुल वैध मत, यानी कितने लीगल वोट पड़े, कुल, क्योंकि कई तो इलीगल पड़ते हैं, दो जगह ठप्पा लगाए जाते हैं, कुल वैध मत। इसको डिवाइड करोगे आप कुल पदों की संख्या। अब बताइए पदों की संख्या कितनी है राष्ट्रपति की, एक ही पद तो है राष्ट्रपति का, तो पद की संख्या लिखो यहां, पद की संख्या, ठीक है। यानी कितने पद हैं यहां राष्ट्रपति के, एक पद है, प्लस इसमें क्या कर दोगे, एक जोड़ दोगे, यानी कुल वैध मत प्लस पदों की संख्या एक है, उसमें एक जोड़ दोगे, और फाइनली यहां पे क्या कर दोगे, एक कर दोगे। इसको बोला जाता है कोटा। जो कैंडिडेट इसको प्राप्त कर लेगा उसी को राष्ट्रपति क्या माना जाएगा, चुना हुआ माना जाएगा। सपोज हमारे देश में 100 टोटल वोट पड़े, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है बताइए, पदों की संख्या राष्ट्रपति का एक ही पद है, एक, फिर इसमें क्या जोड़ोगे, एक जोड़ोगे, और यहां क्या करोगे, एक, तो 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यानी ये 50 + 1, यानी हमारे देश में कोटा सपोज कितना हो गया, 51 वोट जिसको मिले वही राष्ट्रपति का क्या जीतेगा, चुनाव जीतेगा। और वो किस तरीके से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा, जिसको आप लोग इसको कोटा लिख लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए। एक हेडिंग क्या समझना है, ठीक है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या होती है मैं समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, एक मतपत्र दिया जाता है विधायकों को और सांसदों को, ऐसे ये होगा एक मतपत्र, ठीक है। इसमें हमारे देश में तो आपको पता है 2 या 2-3 ही कैंडिडेट उठते हैं मुश्किल से, एक कैंडिडेट ए, एक कैंडिडेट बी, एक कैंडिडेट सी, 3 कैंडिडेट हमारे उठे, चलो एक डी भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लोगों को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, चॉइस दी जाएगी कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बने। अब मैं जैसे विधायक हूं, मैंने कहा मेरी पहली चॉइस कौन है, ये है, दूसरी चॉइस क्या है, ये है, तीसरी चॉइस क्या है, ये है, चौथी चॉइस ये है। तो ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसकी पहली चॉइस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये चलता रहेगा जितने भी वोट दिए, ठीक है, जिससे भी वोट। अब होती है क्या, काउंटिंग, यानी जब वोट की काउंटिंग होगी राउंड नंबर 1 चलेगा, यानी वोट की काउंटिंग होगी, ठीक है। ये खाली समझने के लिए है आपको। राउंड नंबर 1 होगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा
पहली चॉइस वाले, यानी जिसने ये चाहा है कि मेरी ओर से पहला मैं चाहता हूं कि ए क्या बने, राष्ट्रपति बने। अब यार दूसरा नहीं चाहता ए बने, तो मेरी कोई दूसरी चॉइस तो होगी। मैं चाहता हूं ए नहीं बनेगा तो मैं चाहूंगा ये बन जाए, फिर ये भी ना बने तो मैं चाहूंगा ये बन जाए, ये भी ना बने तो ये बन जाए। तो जब पहले राउंड की काउंटिंग होती है, ये देखा जाता है कि पहली चॉइस जितने लोगों ने लगा रखी है, सपोज ए को पहली चॉइस दे रखी है, ठीक है, और हमारा सपोज कोटा कितना है, 51 है, यानी 51 वोट आपको प्राप्त करने हैं। अब ए जो होगा, ए को प्राप्त करने हैं 51 वोट, या सबको जिसने भी जीतना है, तो जिसकी पहली चॉइस होगी, यानी सबने पहली चॉइस रखी है, उसकी काउंटिंग होगी। पहली चॉइस वालों की काउंटिंग में सपोज ए को मिले 46 वोट, बी को मिले आपका 35 वोट, सी को मिले सपोज 20 वोट और डी को मिले 15 वोट, ठीक है। अब देखिए क्या ऐसा हुआ कि वो कोटा प्राप्त कर लिया, नहीं किया है, तो राष्ट्रपति अभी कोई नहीं बना है। वैसे जनरली भारत में क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति बन जाता है पहले ही राउंड में फर्स्ट चॉइस के वोट मिल जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाता है। एकमात्र बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति पहले की जगह दूसरे राउंड में हुआ। क्वेश्चन पूछता है, वो बने थे वीवी गिरी, इसमें लिख लीजिए वीवी गिरी के समय में द्वितीय राउंड की काउंटिंग हुई थी, पूरा लिखना, वीवी गिरी के समय में द्वितीय राउंड की काउंटिंग हुई थी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जी को हराया था उनने, उसमें दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई थी। अब क्या होगा, जैसे हमने कोटा नहीं प्राप्त किया तो राष्ट्रपति कोई बना होगा, नहीं बना होगा। अब क्या करेंगे, जो सबसे कम फर्स्ट चॉइस वाला है, यानी डी क्या है, डी को 15 ही लोगों ने पहली चॉइस में रखा है कि ये राष्ट्रपति बने, तो सबसे कम जो होगा उसके वोट पहली चॉइस के हटा दिए जाएंगे, यानी डी का अपने आप में क्या कर दिया, इरेज कर दिया। और डी के जो पहली चॉइस 15 लोगों की है, उन 15 लोगों ने कहीं दूसरी जगह दूसरी चॉइस को तो रखा होगा कि मेरा डी नहीं बना पहले में, तो दूसरी चॉइस सपोज उसमें सी में बांटा होगा, कुछ बी को दिया होगा, किसी ने ए को दिया होगा, तो उसके जो दूसरी चॉइस के वोट होंगे वो किस में बढ़ जाएंगे, इन लोगों में बढ़ जाएंगे। किसमें, इन लोगों में। सपोज जो डी को देने वाले लोग थे उनकी दूसरी चॉइस में 5 वोट किसको दे रखे हैं, उनने ए को दिए हैं, बी को दिए हैं 9 वोट, सी को दिए हैं सपोज 11 वोट। अब बताइए दूसरे राउंड की काउंटिंग होगी तो फिर जोड़ा जाएगा, तो ये कितना पहुंच गया, 51 पहुंच गया। तो 51 पहुंचते ही ये क्या हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। और बाकी के जो वोट थे वो भी सब इसको शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे जीत चुका है और सभी का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए सारे के सारे वोट इसको। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहती जब तक हम निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टिपिकल है। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। ये आप लोगों का। अब देखिए लास्ट चीज आपको थोड़ा सा बताना है, वो आप लोग नोट कीजिए। देखिए अपने आप में राष्ट्रपति का इलेक्शन, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसको हेयर सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हर राष्ट्र का प्रतिनिधि कर रहा है तो अनुपात में वोट दिया जाएगा, यानी जिस राज्य की जनसंख्या होगी वहाँ के विधायकों का वोट देखोगे, संसद के सदस्यों का वोट देखोगे, फिर वोट का सिस्टम को ट्रांसफर करेंगे हम, यानी हमने वो निश्चित कोटा अगर प्राप्त नहीं किया तो जो सबसे कम वाला वोट होगा, जिसकी पहली चॉइस, जैसे इसमें चॉइस मिलती है कि आप पहली चॉइस में किसको वोट देना चाहोगे राष्ट्रपति, दूसरे में किसको, तीसरे में किसको, चौथे में किसको, यानी अगर 2 ही कैंडिडेट हैं या 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे कम पहली चॉइस वाला जो होगा, अगर पहले राउंड में 51 यानी कोटा नहीं मिला, जितना भी कोटा नंबर आता है, तो सबसे कम वाले के वोट को क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है। और तब तक होगा जब तक हमारा राष्ट्रपति नहीं, मतलब वो कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कहां सुलझाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सुलझाया जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, न्यायालय में। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कहां निपटाया जाता है, आप बताओगे उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। अगला आता है, इसके पद की अवधि कितनी होती है, पदावधि, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है राष्ट्रपति कितने समय तक के लिए पद पे बैठा रहता है, तो 5 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। और ये जैसे नया राष्ट्रपति जब तक चुना नहीं जाएगा तब भी पद पे बैठा रहेगा, ठीक है, पद खाली नहीं करेगा। तो 5 वर्ष इसकी, जब जिस दिन से वो शपथ लेगा तब से 5 वर्ष तक के लिए वो अपने पद पे क्या करेगा, बैठे रहेगा। और ये आर्टिकल 56 में इसका वर्णन है, आर्टिकल नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ 5 वर्ष ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन है। अब देखो मेन जो क्वेश्चन आता है, त्यागपत्र किसको देता है, यानी अपना रिजाइन किसको देगा, ये देगा अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति
पति को। और जैसे ही उपराष्ट्रपति को इसने रिजाइन दे दिया, उपराष्ट्रपति को तुरंत इसकी सूचना किसको देनी होती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बहुत लोगों को नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आप लोगों ने स्टडी विथ योगेश से तैयारी कर रखी है, क्या उसने आपको ये नहीं बताया कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, इसकी तुरंत सूचना किसको देनी होती है? तो वहां मेरी नाक मत कटवाया ना, सीधा सीधा आंसर लगाया ना, लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी इसकी सूचना किसको देनी होती है? लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी क्या दोगे? सूचना दोगे कि इसने राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज आती है, इसको पद से हटाने का एक तरीका भी है, वो महाभियोग है। यानी राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, अभी बताता हूं महाभियोग क्या होता है। पद से हटाया जाता है कैसे? महाभियोग द्वारा, इंपीचमेंट बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, महाभियोग एक टर्मिनोलॉजी है, इंपीचमेंट इसको बोलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए जिस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं महाभियोग या इंपीचमेंट। आर्टिकल 61 इसकी प्रोसेस क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूं। यानी पद से कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग द्वारा। और ये तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के ना आए। ठीक है, अब देखिए जब जैसे आपने ये सीख लिया पद से हटाने की वगैरह, इसका पुनर्निर्वाचन भी होता है। यानी कोई भी देश का राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। आज तक ऐसा ही एक बार हुआ है, राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार बन पाए हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी राष्ट्रपति 2 बार अपने पद को प्राप्त नहीं कर सका। जबकि अमेरिका में सिर्फ 2 ही कार्यकाल होते हैं राष्ट्रपति के, 4-4 साल के, 2 बार के अलावा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जबकि भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यानी अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। ठीक है, सकता है। और ये पुनर्निर्वाचन की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 57 में है। ठीक है, आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यानी दोबारा वो निर्वाचित हो सकता है। अब आते हैं इसके पद के लिए अर्हताएं, यानी क्या क्या योग्यताएं होती हैं। अर्हताएं यानी योग्यता जो पद इसके पद के लिए होती हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में बताया गया। आर्टिकल अभी भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, यानी 35 वर्ष की उम्र, 35 वर्ष के बाद ही राष्ट्रपति बन सकता है। साथ ही साथ भारत का नागरिक होगा, ये सभी को पता है, ये कोई बच्चों वाली चीज़ है, नहीं पढ़ना है आपको। भारत का नागरिक होगा। ठीक, और कोई लाभ के पद पे नहीं होगा, यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या होता है? जैसे संविधान में डिफाइन किया गया, आप लोग ये समझ लीजिए जहां से इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कोई भी ऐसी जगह जहां से अदर सोर्सेस से इसको सैलरी वगैरह मिल रही होगी, गवर्नमेंट इसको पैसा दे रहा होगा, तो उन पदों पे नहीं होना चाहिए। मैं बता दूंगा कि लाभ के पद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। अब मुख्यमंत्री है उसको लाभ का पद नहीं कहोगे, सांसद है उसको लाभ का पद नहीं कहोगे, विधायक है उसको लाभ का पद नहीं कहोगे, किसी राज्य में मंत्री है विधायक लाभ का पद नहीं कहोगे, केंद्र में मंत्री है लाभ का पद नहीं कहोगे। अगर इन पदों पे वो है तो उसको जिस दिन वो राष्ट्रपति बनता है उसको तुरंत उन पदों को छोड़ना होगा, यानी लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके इलेक्शन के लिए, जैसे आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए आपके। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। प्रस्तावक मतलब जो प्रपोजल ला रहे हैं कि यार हम इस बंदे को चाहते हैं राष्ट्रपति बने, और 50 लोग उसको अप्रूव करेंगे, हाँ हम इसके साथ भी हैं, तो 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। और साथ ही साथ अगर ये टोटल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो इसकी जमानत भी क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। यानी जो पैसा दिया होता है इन लोगों ने वो जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त कब? जब इसको कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त न हो तो इसका जो पैसा इसने दिया है वो क्या हो जाएगी? जमानत इसकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसका था जमानत जब्त का। अब 2 चीजें बची हैं इसकी लास्ट की। एक तो इसकी पद की शर्तें, यानी ये क्या क्या शर्तें होती हैं? ये किसी संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। बाई चांस संसद या विधानसभा का सदस्य है तो इसको अपने पद को जिस दिन ग्रहण करेगा उस दिन वहां से त्यागपत्र देना होगा और राष्ट्रपति की कमान संभालनी होगी। यानी सीधे सीधे अगला लिख लीजिए, पद के लिए शर्तें, संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद लिखो, पद के लिए शर्तें, संसद व विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसके जो पद के दौरान भत्ते वगैरह जो मिलते हैं इन लोगों को वो उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है किसी दूसरी पार्टी का बन जाए, भले वो पूरे राष्ट्र का है, अब किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ा ही होता है पहले, तो हो सकता है दूसरी पार्टी की सरकार वहां पे हो तो वो भत्ते गिरा न दे, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की पद के दौरान इसके भत्ते नहीं गिरा सकते। तो 2 शर्तें लिखनी है, एक तो राज्य विधानसभा
सभा या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, दूसरा पद के दौरान भत्तों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब जो मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है वो शपथ से लेके आ सकता है। इसको जो ओथ यानी शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी इसको शपथ कौन दिलाएगा पूछता है तो मुख्य न्यायाधीश। अगर ये उपस्थित नहीं है तो इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश कहाँ? सुप्रीम कोर्ट का, भारत का वही हुआ सुप्रीम कोर्ट का। अगर ये उपस्थित नहीं है तो कोई सीनियर न्यायाधीश इसको शपथ दिलाएगा। और याद रखना राष्ट्रपति हमेशा जो शपथ लेता है वो किस चीज़ की लेता है? संविधान और विधि की। यानी इसको ये पॉइंट एक बार क्वेश्चन में आया था कहीं अच्छे एग्जाम में, संविधान प्लस कानून, यानी जो हमारा संविधान है और जो कानून है उसके किस चीज़ की लेता है? परीक्षण, यानी उसको कैसे प्रिजर्व करना है, उसको कैसे संरक्षित यानी कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसका कैसे प्रतिरक्षण करना है यानी डिफेंड करना है। यानी हमारे संविधान को और हमारे कानून को डिफेंड करने की, उसको संरक्षित यानी प्रोटेक्ट करने की और उसको परिरक्षण यानी प्रिजर्व करने की, यानी किस चीज़ की लेता है? संविधान और विधि के परिरक्षण, परिरक्षण को क्या लिखोगे? प्रिजर्व लिखोगे, संरक्षण को क्या लिखोगे? अपने आप में प्रोटेक्ट लिखोगे और प्रतिरक्षण को क्या लिखोगे? डिफेंड इंग्लिश में, ठीक है। इसकी शपथ लेता है। अब कैसे कहेगा? देखो, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान तथा विधि के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण का पूर्ण कार्य करूंगा तथा यहाँ के जनता की कल्याण के लिए काम करूंगा, इस टाइप की। तो इन चीजों की शपथ लेता है संविधान और कानून के। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा संवैधानिक पद संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है? ऑप्शन था उसमें मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति। ऐसे तो वहां बेहोश मत हो जाना, इसको ध्यान आप लोगों ने रखना है। अब लास्ट चीज आज की आती है, इसको पद से हटाने की। आर्टिकल 60 कर देना, ये क्वेश्चन पूछता है, शपथ 60 में कर देना। आर्टिकल ये वाला याद रखना, शपथ 60 में लेता है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग लिख दो उसको। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, यानी आर्टिकल 61। इसका भी आर्टिकल आपको याद रखना है। अब आपको बताता हूं, देखिए संविधान में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जिस टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। कुछ नहीं है महाभियोग, एक इसके लिए होता है। एक और कोई संवैधानिक पद है, शायद इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसके लिए महाभियोग शब्द का यूज किया गया है। मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसको बोलते हैं महाभियोग, और वो आर्टिकल 61 में। और क्यों इस पर महाभियोग लगता है? ऐसा माना गया कि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का वॉयलेंस कर दिया, यानी अतिक्रमण कर दिया, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चला, संविधान से ऊपर खुद को रख दिया, तो उसको पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है। यानी संविधान के अतिक्रमण पर लिखो, संविधान के अतिक्रमण पर, यानी इस पर उस पर क्या लगता है? राष्ट्रपति को महाभियोग लगता है। अब आप कहोगे सर संविधान का अतिक्रमण क्या होता है, वॉयलेंस क्या होता है? तो इसको क्या प्रोसेस होती है, देखो सबसे पहले क्या होगा, कोई सदन एक आरोप लगाएगा, कोई भी सदन लगा सकता है, ठीक है। कोई सदन क्या करेगा? आरोप, चाहे राज्यसभा लगाए या लोकसभा लगाएगा, वो आरोप लगाएगा। राज्य विधानसभा नहीं लगाते हैं, ठीक है। कोई भी सदन आरोप लगाएगा, यानी कौन लगा सकता है? लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा, की इसने संविधान का उल्लंघन किया है, इसको पद से हटाया जाए, चाहे लोकसभा करे या राज्यसभा। इसके लिए क्या करेंगे? 14 दिन पूर्ण सूचना देंगे। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को, कि हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है। और इसके लिए क्या करेगा? वो सदन, जैसे लोकसभा या राज्यसभा जिसने भी किया है, इसके 1/4 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे ऐसा करने के लिए कि हम लोग इसको हटा रहे हैं। तो 14 दिन पहले सूचना दे दी 1/4 सदस्यों ने कि हम लोग आपको आपके पद से हटा रहे हैं, और आपने क्या किया? संविधान का अतिक्रमण किया। ठीक हो गया। जैसे ये सूचना दी, 14 दिनों बाद क्या होगा? इस सदन ने, सपोज ये राज्यसभा की प्रोसेस है सारी, इसके जो टोटल मेंबर है, सपोज 100 मेंबर है, उसका 2/3 यानी 66 मेंबर क्या करेंगे? राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अपने सदन में पास कर देंगे कि 66 मेंबर 66 मेंबर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना चाहते हैं। तो क्या लिखोगे? उस सदन के 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 मेंबर जितने भी हैं उसका 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास होगा कि राष्ट्रपति को हम पद से हटा रहे हैं। ठीक हो गया, राष्ट्रपति को प्रस्ताव पास हो गया। अब जैसे ही इस सदन ने ऐसा किया तो तुरंत ये वाला प्रपोजल दूसरे में चला गया। सपोज ये लोकसभा में हो रहा था या राज्यसभा में, तुरंत ऐसा प्रपोजल कहां चला जाएगा? लोकसभा में चला जाएगा। जैसे ही प्रपोजल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा क्या करेगी? इसकी जांच करेगी, क्या राष्ट्रपति पे जो सदन ने आरोप लगा रखे हैं दूसरे वाले ने, वो सही है या गलत है। यानी लोकसभा क्या करेगी? दूसरा जो मेंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसने चला रखा है उसके अलावा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा
दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, यानी जब दूसरी जगह जाएगा दूसरा सदन क्या करेगा, जांच करेगा। किस चीज की जांच करेगा, आरोप की, क्या ये राष्ट्रपति पर लगाए गए जो हैं आरोप वो सही हैं या गलत है। और इस दौरान राष्ट्रपति से कहा जाएगा आप आइए या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजिए और अपने जो आप पे इल्जाम लगाएंगे उसकी सफाई भी आप लोग दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो दूसरा सदन क्या करेगा, जांच करेगा, आरोप लगाएगा। और इस समय क्या होगा, राष्ट्रपति को क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा, या खुद आएगा या उसका आदमी आएगा, जो भी आएगा राष्ट्रपति क्या करेगा, इस आरोपों के अपना डिफेंस, राष्ट्रपति को मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने को, अपना पक्ष हेतु। ठीक है, अब राष्ट्रपति को मौका मिला, चलो ठीक हो गया। अगर दूसरे सदन ने ये पाया कि लगाए गए आरोप बिल्कुल सही हैं तो वो क्या करेगा, दूसरा सदन, आरोप सही हैं तो दूसरा सदन क्या करेगा, 2/3 बहुमत से पास कर देगा प्रस्ताव। ठीक है, और जैसे ही दूसरे सदन ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति पे क्या लग गया, महाभियोग लग गया, राष्ट्रपति को उससे पद से हटना पड़ेगा। और राष्ट्रपति को जैसे ही महाभियोग के पद से हटाया गया तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और 6 महीने के अंदर दोबारा उस पद को क्या भरना होगा। तो लिखो, खाली पद को 6 माह के अंदर भरना होगा, खाली पद 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति पद से हटा गया, राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, राष्ट्रपति का कुछ भी किसी तरीके से पद खाली हो गया तो 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा, दोबारा से अपने आप में कोई दोबारा इलेक्शन करा के पद पे बैठाना होगा। तो ये टोटल प्रक्रिया किसकी थी, राष्ट्रपति की थी। इस प्रक्रिया के अनुसार आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा लेंदी सेशन है, आपके समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट बने होंगे। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।